हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल टू सिविल सोशन। जैसा कि हम सब देख रहे हैं कि आज एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ है इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में, और इसके लिए कहा जा रहा है कि ये हिस्टोरिक डील है। तो इसी पे कुछ हमारे जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल साहब, उन्होंने कुछ कहा है, उसको सुनते हैं, उसके बाद देखते हैं कि क्या है इसका मतलब। Sign the free trade agreement between the two countries. We are expanding that partnership to open the doors for greater business, larger investments, more trust and confidence in each other. तो आइए समझते हैं कि बेसिकली इसका बैकग्राउंड क्या है इस डील का। तो बैकग्राउंड ये है कि नेगोशिएशंस हमने न्यूजीलैंड के साथ लॉन्च कर दिया था मार्च 2025 में ही, और ये कंक्लूड हो गई थी दिसंबर 2025 में तक। और इसीलिए हमने कहा कि ये इंडिया का वन ऑफ द फास्टेस्ट नेगोशिएशन है फॉर द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। मतलब हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इतनी जल्दी किसी कंट्री के साथ नहीं साइन किया था, और ये लेटर इन 2026 यानी इसी साल के अंत तक ये हम इम्प्लीमेंट भी कर देंगे। इसीलिए कहा जा रहा है कि जो ट्रेड लिबरलाइजेशन है और स्ट्रेटजिक डाइवर्सिफिकेशन है, ये इंडिया का इस समय बहुत ही ज़्यादा नया उभरता हुआ पुश है जो इंडिया इस समय कर रहा है हर देश के साथ। अच्छा, फिर इसका कुछ हिस्टोरिक क्यों कहा जा रहा है इसको कि भाई एक हिस्टोरिक माइलस्टोन हमने अचीव किया है बायलैटरल टाइज में? तो वो इसलिए क्योंकि फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेड पैक्ट है बिटवीन इंडिया एंड न्यूजीलैंड। ऐसा इससे पहले कभी नहीं देखा गया न्यूजीलैंड के साथ। एंड ऑब्वियसली इसमें गुड्स, सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट और डिजिटल ट्रेड भी कवर्ड है। डिजिटल ट्रेड मीन्स जैसा ये हम यूट्यूब पे देखते हैं या जो हम फेसबुक और इन सारी चीज़ों पे देखते हैं, तो उसको डिजिटल ट्रेड कहते हैं। मीन्स बेसिकली ट्रेड ऑफ द डिजिटल गुड्स, तो उसको भी हमने इंक्लूड किया है इसमें। एंड ऑब्वियसली रिकॉर्ड टाइम में तो हमने किया ही है इसको 9 मंथ्स में, और एक ब्रेक थ्रू अचीव किया है जो कि अर्लियर डेडलॉक्स के कारण बनते थे, जिससे जैसे एग्रीकल्चर और डेयरी जो हमारा एकदम प्रोटेक्टेड सेक्टर है, तो उसके भी बारे में डिस्कशन हुआ है। अभी हम आगे भी देखते हैं। तो हुआ क्या कि इंडिया न्यूजीलैंड ने की जो फीचर्स हैं इसमें जो है अपना जो योगदान देने की कोशिश की है और अपना फ्री ट्रेड एग्रीमेंट फाइनलाइज किया है। तो आइए देख लेते हैं कि बेसिकली हुआ क्या कि ट्रेड एंड गुड्स में क्या किया कि अब इसमें हमने देखा है कि रिडक्शन या एलिमिनेशन ऑफ टैरिफ्स हो गया है, यानी लगभग ख़त्म ही कर दिया गया है टैरिफ्स। ठीक है, तो इंडिया क्या एक्सपोर्ट करता है न्यूजीलैंड को? हम टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करते हैं, हम फार्मास्यूटिकल्स एक्सपोर्ट करते हैं, और कुछ इंजीनियरिंग गुड्स हम एक्सपोर्ट करते हैं न्यूजीलैंड को, जिस पे लगभग 0% टैरिफ लगने वाला है। फिर न्यूजीलैंड क्या एक्सपोर्ट करता है इंडिया को? डेयरी सेक्टर, मीट, वूल एक्सपोर्ट करता है, और वाइन। हालांकि इस पे कुछ हमने जो टैरिफ है वो लगा के रखा है, पूरी तरीके से हटाया नहीं है, बट इंडियन जो एक्सपोर्ट्स हैं उसमें 0 हो गए हैं, ऐसा बताया जा रहा है। अभी फुल चूँकि ड्राफ्ट ही आता है, अभी फुल जो ट्रेड डील है वो नहीं आई है, तो हमको वो बाद में ही पता लगेगा। बट ऐसा बताया जा रहा है कि हमारे जो टैरिफ्स हैं उस पर 0 टैरिफ लगेगा, हमारे जो ट्रेड्स हैं उस पर। तो इसीलिए जो हमारा सेंसिटिव सेक्टर है डेयरी, उसको भी इसमें इंक्लूड किया गया है, और टैरिफ रेट कोटास तय किए गए हैं कि भाई इससे ज़्यादा टैरिफ मतलब जैसे 100 टी शर्ट पे फॉर एग्जांपल टैरिफ लगेगा, बट अगर 101 जो टैरिफ 100 टी शर्ट पे जो टैरिफ है वो नहीं लगेगा। लेकिन जैसे ही 101वीं टैरिफ आने लगेगी उस पर दोबारा टैक्स लगने लगेगा। 101वीं जो टी शर्ट आएगी उस पर जो टैक्स है वो लगने लगेगा। ठीक है, तो इस टाइप से कुछ मामला होता है कि एक फिक्स्ड कोटा दिया जाता है कि इतने गुड्स पे तो आपकी टैक्स नहीं लगेगा, बट उससे ज़्यादा अगर आएंगे तो उस पर टैक्स लगने लगेगा, और इसीलिए फेज्ड लिबरलाइजेशन इसको कहा भी जाता है। फिर हमने देखा कि सर्विसेज में भी हम ट्रेड करते हैं। सर्विसेज में ट्रेड कैसे कि इंडियन प्रोफेशनल्स जो है अब उनको अर्ली एक्सेस मिलेगा। कौन कौन से भाई? आईटी सर्विसेज का, हेल्थ केयर सर्विसेज का, और एजुकेशन सर्विसेज का, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोग हमारे यहाँ आईटी प्रोफेशनल्स एंड ऑब्वियसली एमबीबीएस करके वहाँ लोग जाते हैं क्योंकि हायर सैलरीज ऑफर होती है। एंड ऑब्वियसली एजुकेशन जो सर्विसेज हैं वहाँ की वो भी बहुत अच्छी होती हैं। बहुत सारे लोग न्यूजीलैंड पढ़ने जाते हैं हमारे यहाँ से, इसीलिए कहा गया है कि जो म्यूचुअल रिकॉग्निशन है ऑफ द क्वालिफिकेशंस वो भी इसमें डिस्कस किया गया है। यानी वहाँ की जो एजुकेशनल डिग्री होगी या हेल्थ केयर की डिग्री होगी वो इंडिया में भी मान्य होगी, और इंडिया की जो डिग्री होगी वो न्यूजीलैंड में मान्य होगी, ऐसा कहा गया है।
फिर इन्वेस्टमेंट एंड डिजिटल ट्रेड। इन्वेस्टमेंट एंड डिजिटल ट्रेड के बारे में ये कहा गया है कि हम इन्वेस्ट करेंगे प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क्स पे, जैसे भाई डेटा फ्लोज पे, ताकि डेटा हमारे ही देश में रहे, ई कॉमर्स पे, एंड ऑब्वियसली डिजिटल सर्विसेज पे, जो कि हमने पहले डिस्कस किया। जो अभी हम कर रहे हैं वो भी एक डिजिटल सर्विस ही है, एंड ई कॉमर्स मीन्स अमेजॉन, फ्लिपकार्ट टाइप्स। ठीक है, तो ये हो गया। फिर मोबिलिटी पे हमने देखा है, हमने कहा है कि हम ईजियर वीज़ा नॉर्म्स देंगे और ईजिली सबको वीज़ा इशू हो पाएगा जो इंडियन स्किल्ड वर्कर्स हैं और स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि हमारे यहाँ से भारी संख्या में लोग पढ़ने जाते हैं और स्किल्ड वर्कर्स काम करने जाते हैं बाहर, तो इसलिए उनको ईजियर वीज़ा नॉर्म्स मिल सकते हैं। चलिए, इतनी सारी चीज़ों पे ये चीज़ें डिस्कस की गई हैं जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है। अच्छा, फिर हमने कहा कि भाई ये एक स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस रखता है। क्या स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस रखता है? सबसे पहले तो इंडिया की ये एंट्री करा देता है एशिया पैसिफिक के ट्रेड नेटवर्क में। अभी तक सिर्फ इंडो पैसिफिक ट्रेड नेटवर्क में ही इंडिया स्ट्रांग था, अब वो एशिया पैसिफिक ट्रेड नेटवर्क में भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। और एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन का हमको बूस्ट मिलेगा ही, क्योंकि जो एक लिमिटेड कंट्रीज़ को हम एक्सपोर्ट कर पाते थे उसमें अब न्यूजीलैंड का भी नाम शामिल हो जाएगा, जिससे हमारा डाइवर्सिफिकेशन बढ़ जाएगा। एंड ऑब्वियसली एक्ट ईस्ट पॉलिसी का ये पार्ट तो है ही है, क्योंकि न्यूजीलैंड एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक बहुत ही मेजर पिलर बनता है हमारा। एंड ऑब्वियसली हम चाइना का जो मार्केट ओवर डिपेंडेंस है चाइना की, उसको हम खत्म करेंगे। खत्म तो नहीं कर सकते, बट उसको हम कम ज़रूर कर देंगे न्यूजीलैंड के द्वारा। और इसीलिए भाई न्यूजीलैंड के लिए भी एक लार्जर इंडियन मार्केट का एक्सेस मिल गया भाई, क्योंकि इंडियन कंजम्पशन मार्केट बहुत ज़्यादा है। एंड ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया और चाइना के बारे में उसने भी डाइवर्सिफिकेशन करने की कोशिश की है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और चाइना यही इसके ट्रेडिशनल पार्टनर्स हैं। अब इंडिया भी एक आउट ऑफ ट्रेडिशनल पार्टनर बन के उभरा है, तो न्यूजीलैंड के लिए भी ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। हालांकि इसमें काफ़ी सारे चैलेंजेस भी देखने को मिलते हैं, जैसे डेयरी सेक्टर हमारा बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है और न्यूजीलैंड बहुत ज़्यादा डेयरी सेक्टर एक्सपोर्ट करता है इंडियंस को, इसीलिए इंडियन फार्मर्स थ्रेट में आ जाते हैं। तो हमको उसको इंश्योर करके रखना होगा कि हमारे फार्मर्स को ज़्यादा दिक्कत ना हो। फिर ट्रेड इम्बैलेंस रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, जैसे भाई हाइयर इंपोर्ट्स अगर आएंगे तो इंडिया जो है ना बहुत ही तेज़ी से मतलब जो हमारा ट्रेड डिफिसिट है वो बढ़ने लगता है। तो इसलिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स कई बार बैकफायर भी करते हैं और उनको दोबारा रीनेगोशिएट करने की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसा कुछ इस केस में ना हो, इसका हमें ध्यान रखना होगा। ये कंसर्न्स में आ जाएगा हमारे। और स्टैंडर्ड एंड कंप्लायंस, यानी अगर न्यूजीलैंड के जो स्टैंडर्ड्स हैं वो इंडियन एक्सपोर्टर्स को अफेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि न्यूजीलैंड बहुत ही ज़्यादा हाई स्टैंडर्ड वैल्यू के ही प्रोडक्ट्स लेता है और इंडियन प्रोडक्ट्स को वो ये कह के खारिज कर सकता है कि भाई ये प्रोडक्ट जो है वो सब स्टैंडर्ड है, इसलिए हम नहीं लेंगे। तो इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का फ़ायदा कम हो जाएगा हमारे इंडियन एक्सपोर्टर्स को। तो ये भी एक चैलेंज और कंसर्न बना हुआ है। खैर, इसके लिए हमने ये देखा कि हम कुछ इसमें इंसाइट्स देख सकते हैं, जैसे कुछ हमारे जो वैल्यू एडिशन के लिए हमने ये देखा कि FTAs आर नॉट जस्ट इकोनॉमिक टूल्स बट इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ स्ट्रेटजिक अलाइनमेंट एंड मल्टीपोलर वर्ल्ड। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली जब हम न्यूजीलैंड और इंडिया को साथ लेके चलते हैं तो हम किसी देश की दुनिया की बड़ी सुपर पावर के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, बट एक मल्टीपोलर वर्ल्ड बना रहे हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि ये अलाइन होता है जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट 2.0 स्ट्रेटजी है, कि हम हाई क्वालिटी फास्ट पेस्ड एग्रीमेंट्स करेंगे। उसके ऊपर जो इंडिया का ये स्ट्रेटजी है उससे एकदम अलाइन होता है ये, और इसीलिए अब इंडिया बहुत सी ज़्यादा एग्रेसिवली बढ़ रहा है जिसमें वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर सके जो कि हाई क्वालिटी के हों, बहुत ही तेज़ नेगोशिएट किए गए हों, यानी सालों की मेहनत ना लगी हो उसको नेगोशिएट करने में, और डीपर मार्केट एक्सेस चाहिए इंडिया को जिससे म्यूचुअल बेनिफिट हो सके। इसीलिए फिर अब भाई आगे क्या हो सकता है? हमने चैलेंजेस तो डिस्कस किए, आगे हम क्या कर सकते हैं भाई? सबसे सिनेरियो एक तो सबसे बड़ा ट्रेड बूस्ट हो सकता है। ठीक है, तो बायलैटरल ट्रेड इंक्रीज हो जाएगा सिग्निफिकेंटली, क्योंकि हम ट्रेड बहुत ज़्यादा करने वाले हैं। फिर सप्लाई चेन इंटीग्रेशन ये इम्प्रूव हो जाएगा भाई, एक देश से दूसरे देश सामान बहुत ज़्यादा फ्लोलेसली पहुंचने लगेगा। हालांकि फार्मर्स जो हैं डोमेस्टिक पुशबैक ये आ सकता है, क्योंकि जो डेयरी सेक्टर की डिमांड है उसको सेफगार्ड करने के लिए फार्मर्स प्रोटेस्ट भी कर सकते हैं, या फार्मर्स ये कह सकते हैं कि इस FTA को वापस लिया जाए। बट फार्मर्स के कंसर्न को अगर एड्रेस किया जाएगा तो इसका चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, और इसीलिए कहा जा रहा है कि ये एक टेम्पलेट बन सकता है फ्यूचर जो हमारे FTAs होंगे। जैसे हमने यूरोपियन यूनियन के साथ FTA साइन किया, फिर जो UK के साथ अभी FTA साइन होना है, इस तरीके के जो हमारे FTAs हैं इनके लिए एक बहुत ही बड़ा टेम्पलेट यानी बेंचमार्क साबित हो जाएगा ये।
और इसी के साथ अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच।